हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट विच इज़ द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो हमने अभी तक ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अर्धचालक प्रकार, डायोड तथा उनसे बनने वाली युक्तियों और अर्धचालक से बनने वाली युक्तियों जैसे ट्रांजिस्टर, प्रवर्धक आदि और गेट्स के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। अब अपने अपने इस लेसन का एक बार ओवरव्यू लेंगे। मतलब इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड और अर्धचालक इसके बारे में एक ही क्लास में अपने इसे कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, इसका ओवरव्यू मिल जाए। तो सबसे पहले अपने जो ट्रांजिस्टर था उससे पहले किस तकनीक का उपयोग किया जाता था और कौन कौन सी तकनीकें कब कब आई। तो सबसे पहले वाल्व टेक्निक का उपयोग किया जाता था 1900 में वाल्व टेक्निक आई। और इसमें जो मुख्य गुण या एक तरीके से दोष मान सकते हैं, वो क्या क्या थे। एक तो था बड़ा आकार था इनका, महंगे थे, जीवन आयु कम थी, तापीय अवसर्जन था। फिर 1956 में इन कमियों को दूर करने के लिए ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर तकनीक आई। इसमें छोटा आकार था, अधिक क्षमता थी, अधिक आयु थी और कम कीमत थी। फिर क्या आई 1980 में आईसी तकनीक, आईसी बने, जिसमें एक सिंगल चिप पर ही 1000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर अपने लगा सकते हैं। उसके बाद 2000 में नैनो टेक्निक, जिसमें एक सिंगल चिप पर ही लेव समाहित हो सकती है, मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में उसमें क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। इसके बाद अपने इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो ट्रांजिस्टर का परिचय, वाल्व तकनीक की कमियां, ट्रांजिस्टर तकनीकी के लाभ, अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि और ट्रांजिस्टर के मुख्य उपयोग। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का परिचय। ट्रांजिस्टर क्या है, कब बना, क्या क्या इसमें क्या इसका मीनिंग है। तो सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर है एक 3 टर्मिनल वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जिसका आविष्कार 1948 इसमें जॉन बर्डिन, W.K. शाकले और W.H. ब्रेटिन द्वारा टेलीफोन की बेल प्रयोगशाला में किया गया। इसकी संयुक्त रूप से 1956 में आविष्कार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब जो ट्रांजिस्टर इसका आविष्कार किसने किया, जॉन बर्डिन, W.K. शाकले और W.H. ब्रेटिन ने, और इसके लिए इन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में लगभग 1900 से 1956 के बीच में वाल्व तकनीक का ही उपयोग करते थे। वाल्व तकनीक में कमियों को दूर करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ट्रांस और दूसरा स्टर। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस मतलब भेजना, स्थानांतरित करना, मतलब सिग्नल स्थानांतरण गुण। यह सिग्नल को एक कम प्रतिरोध क्षेत्र से किधर अधिक प्रतिरोध क्षेत्र वाले की ओर स्थानांतरित कर रहा है। और रजिस्टर क्या होता है, ये क्या होता है, रजिस्टर का इस सामान्य परिवार का एक ठोस तत्व है। रजिस्टर मतलब प्रतिरोध के ही सामान्य परिवार का एक ठोस तत्व है। अब वाल्व तकनीक, इसमें क्या क्या कमियां थी। जो अपने वाल्व तकनीक थी उसमें मेन कमियां क्या थी। एक तो आकार बड़ा, अधिक वजन, इनकी एज कम थी, आयु कम थी। एक वाल्व में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने के लिए फिलामेंट को गर्म करना पड़ता था, जिससे इसकी आयु कम हो जाती थी। इसका दाम काफ़ी अधिक होता था। इस तकनीक में बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त होती थी। तापनिक उत्सर्जन के कारण डायोड वाला स्विच खोलने के कुछ देर बाद क्रियाशील होते थे, मतलब जब इन्हें धीरे धीरे ताप मिलता था तब ये क्रियाशील होते थे। अब ट्रांजिस्टर तकनीक है, इसके लाभ क्या हैं। तो लाभ क्या हुए, एक तो अधिक आयु थी इनकी, अधिक क्षमता थी, अधिक अच्छी यांत्रिक शक्ति थी, हल्का भार था, छोटा आकार था, कम विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, कम कीमत होती है। और ट्रांजिस्टर का एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉन युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर ही प्रयुक्त की जाती है। अब ट्रांजिस्टर के प्रकार देखो, ट्रांजिस्टर क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होगा, जब अपने 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार का अर्धचालक सैंडविच कर दें तो कौन सा बनेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यदि 2 एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक पी प्रकार का अर्धचालक सैंडविच करें तो बनने युक्ति क्या कहलाएगी, एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो इसमें पी एन टाइप अर्धचालक की एक पतली तराश मतलब स्लाइस को 2 पी टाइप अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टल के बीच दबाकर सैंडविच के रूप में रखा जाता है। और एन टाइप क्रिस्टल में क्या होगा कि इसमें पी टाइप अर्धचालक एक पतली स्लाइस को 2 एन
टाइप अर्धचालकों के छोटे छोटे अर्धचालकों के बीच दबाकर रखा जाता है। अब ट्रांजिस्टर, इसके टर्मिनल और संकेत कौन कौन से हैं? इसमें 3 टर्मिनल मुख्य होंगे, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। ये तो है अपने पीएनपी ट्रांजिस्टर उसका प्रतीक। अब इसमें जो उत्सर्जक होगा ये क्या होगा, ट्रांजिस्टर के बाएं भाग को बनाता है। जो ट्रांजिस्टर का बायां भाग है इसे कौन बनाएगा, उत्सर्जक बनाएगा। इसकी डोपिंग क्या होगी, सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या, बहुसंख्यक आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन या क्वार्टर को प्रदान करना होता है। मतलब ये जो उत्सर्जक की होता है ये क्या करता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक को प्रदान करेगा। यदि पी प्रकार का है तो होल्स को प्रदान करेगा, क्वार्टरों को, और यदि एन प्रकार का है तो किसको, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा। इसका आकार आधार से तो बड़ा होता है और संग्राहक से क्या होता है, छोटा। अब जो आधार है ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, इसमें जो शुद्धि मिलाएगी वो सबसे कम मिलाई जाएगी। तो ये ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है, इसका आकार 10 की पावर -6 मीटर, मतलब उत्सर्जक और संग्राहक से छोटा होता है। इसकी डोपिंग बहुत कम होती है। अब जो संग्राहक है इसका आकार क्या होगा, सबसे अधिक, परंतु इसमें जो उत्सर्जक से अशुद्धि क्या होगी, कम। तो ये ट्रांजिस्टर के दाईं ओर क्षेत्र को बनाता है। इसका मुख्य कार्य आधार से उत्सर्जक से आधार से होकर उत्सर्जक से आने वाले मुख्य आवेश वाहकों, इलेक्ट्रॉन या होल्स को इकट्ठा करना है। मतलब जो अपने उत्सर्जक है इससे जो इलेक्ट्रॉन या होल्स आएंगे उन्हें कौन इकट्ठा करेगा, संग्राहक इकट्ठा करेगा। अब ट्रांजिस्टर के टर्मिनल और संकेत में अपने दूसरा है एनपीएन प्रकार का अर्धचालक। जैसे अपने पीएनपी का सिंबल वो था, उसमें तीर का निशान बाहर था, तो एनपीएन का सिंबल कौन सा होगा, इसमें तीर का निशान उसमें अंदर था, एनपीएन में क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और हमेशा तीर का निशान किधर होगा, उत्सर्जक की ओर लगा होगा। अब इसमें भी अब जो अपने उत्सर्जक होता है, ज़्यादातर ट्रांजिस्टर में संग्राहक का आकार उत्सर्जक क्षेत्र के आकार से क्या होता है, बड़ा। क्यों होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऊर्जा का क्षय क्या होता है, अधिक होता है। इस क्षेत्र की डोपिंग उत्सर्जक से तो कम होती है तथा आधार से क्या होती है, अधिक। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक तथा संग्राहक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब एक दूसरे की जगह बदल के अपने इन्हें लगा नहीं सकते हैं। अब है अपने अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होंगे, अर्धचालक वे पदार्थ है जिनकी चालकता चालक के कुचालक के बीच होती है। ये परम शून्य ताप पर तो कुचालक होंगे, परंतु जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाया जाता है इनमें चालकता का गुण आ जाएगा। मतलब ये कमरे के ताप पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल्स की संख्या बहुत कम होती है। इनका प्रतिरोध ताप गुणा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। अब अर्धचालक भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो नेज अर्धचालक और दूसरे बाह्य। नेज अर्धचालक भी क्या कहते हैं, अंतर अर्धचालक भी कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब नेज अर्धचालक तो क्या पूर्णतः शुद्ध, और जो बाह्य अर्धचालक होगा उनमें क्या करेंगे, अपने कोई अशुद्धि मिलाएंगे। तो आंतर या नेज अर्धचालक क्या है, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन होते हैं। इनकी चालकता कमरे के ताप पर क्या होती है, बहुत कम होती है। अब अर्धचालकों का दूसरा प्रकार है बाह्य अर्धचालक। तो जब शुद्ध अर्धचालक है उनमें उनकी चालकता बढ़ाने के लिए कोई अशुद्धि मिला देंगे, मतलब जैसे त्रिक्सयोजी या पंचयोजी अशुद्धि। त्रिक्सयोजी कौन सी होगी, वर्ग 13 के तत्व, मतलब ग्रुप 3 के एलिमेंट, और जो अपने पंचयोजी अशुद्धि मतलब वर्ग 15 के तत्व, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तो वर्ग 15 के तत्व। और त्रिक्सयोजी कौन से हैं, अपने एल्यूमिनियम, बोरोन इत्यादि। तो शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में तृतीय ग्रुप तथा पंचम ग्रुप की शुद्धता मिलाई जाती है। तृतीय ग्रुप मतलब त्रिक्सयोजी, पंचम ग्रुप मतलब पंचयोजी, वर्ग 13 के और ये वर्ग 15 के। तृतीय या पंचम ग्रुप के शुद्धता का अनुपात जर्मेनियम या सिलिकॉन की तुलना में कम होता है। मतलब एक अशुद्ध परमाणु 10 की घात 6 शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु में मिलाया जाता है। मतलब एक अशुद्ध परमाणु को कितने में मिलाया जाता है, 10 की घात 6 शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु, मतलब बहुत कम अशुद्धि मिलाते हैं। शुद्ध अर्धचालक में पंचम ग्रुप की अशुद्धता मिलाने पर बनने वाले अर्धचालक को क्या कहेंगे, एन टाइप। क्यों, क्योंकि 4 तो बंद बना लेंगे इलेक्ट्रॉन के, 5वां मुक्त रहेगा, 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसलिए इन्हें एन टाइप अर्धचालक भी कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में यदि तृतीय ग्रुप की शुद्धता मिलाए तो बनने वाले अर्धचालक को क्या कहते हैं, पी टाइप के अर्धचालक। क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि इनमें 3 तो बंद बना लेंगे इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वहाँ पे क्या रहेगा, होल या क्वार्टर, इसलिए इन्हें कहते हैं पी प्रकार के। होल या क्वार्टर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए। अब पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक क्या होते हैं, क्वार्टर या होल होते हैं।
अब है पी एन संधि डायोड। तो पी एन संधि डायोड क्या होगी? जब अपने पी और एन प्रकार के अर्धचालक हैं, इन्हें आपस में क्या करें, अपने इस तरह से मिलाए कि उनके संधि तल के परमाणु आपस में मिल जाएं, तो ये जो बनने वाली युक्ति ये कौन सी होगी? पी एन संधि डायोड। तो एक पी टाइप क्रिस्टल को विशेष विधि द्वारा एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ा जाता है। जिस स्थान पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पी एन संधि कहते हैं। मतलब ये पी एन संधि होगी। जैसे ही पी एन संधि बनती है तो उसमें विक्षोभ के कारण संधि के दोनों तरफ आवेश वाहकों को विसरण प्रारंभ होता है। मतलब जैसे ये पी एन संधि बनेगी तो पी के होल्स कहाँ पे चले जाएंगे? एन भाग में चले जाएंगे, और एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चले जाएंगे? पी के ओर चले जाएंगे, मतलब संधि तल के पास। जिसके कारण पी भाग में ये जो संधि तल के पास है क्या हो जाएगा? ऋण विभव, और एन भाग में संधि तल के पास क्या हो जाएगा? धन विभव हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? अपने अवरोधी विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे उदासीन, जिसके कारण यहाँ पे आवेश वाहकों की संख्या कम हो जाएगी, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। तो क्या हुआ कि एन टाइप क्रिस्टल से कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप तथा पी टाइप से कुछ एन टाइप में विस्तृत होते हैं। विसरण के पश्चात ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं, मतलब आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? उदासीन। इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में धन आवेशित धातुओं की अधिकता, यहाँ पे क्या हो जाएगी? धन धातुओं की अधिकता, तथा पी क्षेत्र में ऋण आवेशित ग्राहियों की अधिकता हो जाएगी। पी क्षेत्र में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित ग्राहियों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इससे संधि पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्लस से माइनस दिशा में ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो एन से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। देखो किधर है? एन से पी की ओर है। ये क्षेत्र कुछ समय के पश्चात इतना अधिक हो जाता है कि आवेश वाहकों का और विसरण आगे रुक जाता है। मतलब ये क्षेत्र बाद में इतना बढ़ जाता है कि आवेश वाहक इससे गति नहीं कर पाते। बताया ना कि ये पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो एन के इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं जाने देंगे, एन के इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं जाने देंगे, और जो एन में इलेक्ट्रॉन है वो पी के होल्स को, जो एन में होल्स हैं वो पी के होल्स को इधर जाने से रोकेंगे, जिससे संधि के दोनों इस परत में आवेश वाहक नहीं रहते। हाँ, आवेश वाहक नहीं रहते, जिससे क्या कहते हैं? अपने अवक्षय परत कहते हैं। इस अवक्षय परत के सिरों के बीच के विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। मतलब ये जो विभव विद्युत क्षेत्र होगा इसे क्या कहेंगे? ये जो विभव होगा इसे क्या कहेंगे? विभव प्राचीर। और इसका मान कितना होगा? 0.2 वोल्ट से 0.7 वोल्ट के मध्य होता है। अब आगे अपने क्या है? संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह। तो संधि डायोड है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? संधि डायोड है, बाह्य बैटरी की अनुपस्थिति में संधि डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे अपने यहाँ पे देखें, ये यदि अपने इसमें बैटरी नहीं जोड़ रखी है, यदि अपने इसमें बैटरी नहीं जोड़ी है तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। पर जैसे ही इसमें अपने बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें क्या होने लग जाएगा? धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। अब यदि अपने पी एन डायोड के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़े, मतलब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़े, तो इसे क्या कहते हैं? डायोड की अग्रवायस अवस्था। और यदि अपने क्या करें? पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़े तो ये डायोड की पक्षवायस अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे देखो पी को किससे जोड़ रखा है? बैटरी के पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये डायोड की कौन सी अवस्था है? अग्रवायस अवस्था। और इसमें क्या होंगे? देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके किधर भेजेगा? पी प्लस है तो पी के होल्स को किधर भेजेगा? इधर। और जो यहाँ पे अपने एन के इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या करेगा? ये जो बैटरी का माइनस टर्मिनल है ये प्रतिकर्षित करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस दिशा में विसरित होंगे। क्या होगा? जब बैटरी के धन टर्मिनल को पी टाइप क्रिस्टल से तथा ऋण टर्मिनल को एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ते हैं तो संधि पर लगने वाला परिणामी विद्युत धारा का प्रवाह पी से एन की ओर होता है, तथा संधि पर लगने वाला परिणामी विभव वी जे बराबर वी माइनस वी भी होता है। धारा कैसे बहेगी? देखो प्लस से माइनस की ओर। क्यों? क्योंकि प्लस करेगा बैटरी का प्लस सिरा पी के होल्स को प्रतिकर्षित करके इधर भेजेगा, और बैटरी का जो माइनस सिरा एन के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके इधर भेजेगा, जिसके कारण ये दोनों संधि तल को पार कर जाएंगे, और होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो धारा भी किधर बहेगी? इसी डायरेक्शन में बहेगी, मतलब पी से एन की ओर बहेगी।
अब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा बैटरी के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की तरफ प्लस से माइनस मतलब इस दिशा में, और जो डायोड है ये जो अपने विभव प्राचीर है इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, विभव इस दिशा में, और बैटरी के कारण किधर, इस दिशा में। तो ये बैटरी वाला तो V है और ये वाला मान लिया अपने VB, तो V इधर है और VB इधर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, V माइनस से VB। इस दिशा में धन कोटर P क्षेत्र से तथा N क्षेत्र की ओर चलते हैं, मतलब कोटर P से किधर जाएंगे, N की ओर जाएंगे, तथा इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, N से P की ओर इधर गति करेंगे। इस प्रकार परिपथ में एक धारा बहने लग जाती है। बैटरी से वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान भी तेजी से बढ़ता है। इस अवस्था में संधि को क्या कहते हैं, अग्रवयस्क की स्थिति में कहा जाता है। असंधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह, तो संधि डायोड है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह पहले तो अपने कर लिया अग्रवयस्क। अब दूसरा पार्ट क्या इसका, पश्चवयस्क अभिनति वाला। तो पश्चवयस्क में क्या होगा, देखो अपने बैटरी के P को जो अपने डायोड है इसके P को बैटरी के नेगेटिव से और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो ये डायोड की कौन सी होगी, पश्चवयस्क अवस्था। ये देखो अब इसमें क्या होगा, जब बैटरी के धन टर्मिनल को N टाइप से तथा ऋण टर्मिनल को P टाइप से जोड़ते हैं तो संधि पर लगने वाला परिणामी विभव क्या हो जाएगा, देखो बैटरी के कारण जो विभव है वो भी इस दिशा में है, और जो यहाँ पे संधि तल पर विभव है वो भी किधर है, विभव प्राचीर इसी दिशा में, एक ही दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे VJ बराबर क्या होगा, V प्लस VB, VJ मतलब जंक्शन का जो विभव है, तथा संधि पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र A N से P की ओर होता है। यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र फिर किधर हो जाएगा, दोनों इधर है तो किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। इस दशा में P क्षेत्र में कोटर बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर तथा N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन टर्मिनल की ओर आकर्षित होकर P N संधि तल से दूर चले जाते हैं। इस कारण क्या होगा, देखो ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये P के होल्स को यहाँ पे आकर्षित कर लेगा, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल N के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पे संधि तल के पास आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी। आवेश वाहक नहीं होंगे, ये संधि तल टूट नहीं पाएगा और इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अतः धारा का प्रवाह पूर्णतः बंद हो जाता है। इस अवस्था में संधि को क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कहा जाता है। जब संधि उत्क्रम अभिनति में हो तो एक बहुक्षीण उत्क्रम धारा बहती है, मतलब ये उत्क्रम अवस्था में आए तो तब भी इसमें थोड़ी बहुत धारा बहेगी, और इसका कारण क्या है कि दोनों P तथा N क्षेत्रों में उसमें विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तथा कोटर विद्यमान रहते हैं। मतलब जब ये डायोड गर्म होगा तो उसके कारण इसमें क्या करेंगे, कुछ संधि तल के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स विद्यमान रहेंगे। P क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉन होंगे तथा N क्षेत्र में स्थित इन कोटरों को अल्पसंख्यक आवेश या माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। उत्क्रम अभिनति में बहुसंख्यक आवेश वाहक की गति के तो ये विरोध करते हैं, परंतु अल्पसंख्यक वाहकों की धारा संधि तल में बहती है। मतलब जो उत्क्रम अवस्था में धारा बहती है वो किन के कारण बहती है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। अब है ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो ट्रांजिस्टर में 2 PN संधि बनती है। देखो 2 PN संधि कैसे, एक तो ये वाली PN संधि मतलब उत्सर्जक और आधार वाली, दूसरी वाली ये वाली, ये कौन सी, आधार और संग्राहक वाली, 2 PN संधि बनती है। एक PN संधि उत्सर्जक तथा आधार के बीच बन रही है और दूसरी PN संधि आधार तथा संग्राहक के मध्य बनती है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ध्यान रखना, तीर का निशान अंदर PNP, बाहर NPN। अब ट्रांजिस्टर के विभिन्न क्रिया क्षेत्र, ट्रांजिस्टर के विभिन्न क्रिया क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो अग्र उत्क्रम मतलब फॉरवर्ड रिवर्स, इसमें जो उत्सर्जक आधार संधि मतलब जो निवेशी संधि होगी वो तो अग्र में होगी, और संग्राहक आधार संधि मतलब जो निर्गत संधि होगी वो किस में होगी, उत्क्रम अभिनति में, और इसमें कार्य क्षेत्र क्या होगा, एक्टिव क्षेत्र। दूसरा प्रकार है अग्र अग्र मतलब निवेशी संधि भी अग्र में और निर्गत भी अग्र में, फॉरवर्ड, और कार्य क्षेत्र क्या होगा इसमें, सैचुरेशन क्षेत्र। तीसरा प्रकार है उत्क्रम उत्क्रम मतलब रिवर्स मतलब इसमें भी निवेशी संधि उत्क्रम में और निर्गत संधि भी उत्क्रम में, और इसका कार्य क्षेत्र कौन सा होगा, कट ऑफ क्षेत्र। यह जब अपने ग्राफ बनेंगे तब पता चल जाएगा। और चौथा प्रकार क्या अपने क्रिया क्षेत्र का, उत्क्रम अग्र मतलब निवेशी संधि उत्क्रम में और निर्गत अग्र में, ये व्युत्क्रम क्षेत्र होता है, इसका अपने उपयोग करते नहीं ट्रांजिस्टर में।
अब शर्त 2 और 3, मतलब ये वाली दोनों शर्तें हैं। ट्रांजिस्टर एक खुले या बंद स्विच की तरह कार्य करता है, मतलब इन दोनों शर्तों में एक में तो खुले और एक में क्या, बंद स्विच की तरह कार्य करता है। इसलिए ट्रांजिस्टर को बैटरी से जोड़ने की यह विधि जब ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच की तरह करना होता है तो उपयोग में लाई जाती है। मतलब जब ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच की तरह उपयोग करना है तो ये वाली विधि अपने प्रयोग में लेते हैं 2 और 3। शर्त 1 का उपयोग जब ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में करते तब करते हैं। शर्त 4 में ट्रांजिस्टर की तरह कार्य नहीं करते, इसलिए इसका उपयोग अपने ट्रांजिस्टर में नहीं करते हैं। अब ट्रांजिस्टर के परिपथ, तो जो ट्रांजिस्टर परिपथ है इसमें अपने 4 टर्मिनल चाहिए, तो 3 टर्मिनल तो होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं अपने एक टर्मिनल को उबेनिष्ट कर देते हैं जिसमें 2 टर्मिनल बना देते हैं। तो कितने टोटल बन गए, देखो 1 2 3 4, ये भी देखो 1 2 3 4, तो किसी एक को बेनिस्ट कॉमन करके अपने उसके 2 टर्मिनल बना देंगे निवेशी और निर्गत के लिए, तो इसमें 4 टर्मिनल अपने प्राप्त होंगे। तो जब ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट की, परंतु ट्रांजिस्टर में केवल 3 टर्मिनल होते हैं। इस समस्या के निदान के लिए ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को इनपुट तथा आउटपुट दोनों में बेनिस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। 3 प्रकार से कैसे, एक तो अपने उत्सर्जक को बेनिस्ट करेंगे, दूसरा आधार को कर सकते हैं और तीसरा संग्राहक को अपने बेनिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है अपने उभयनिष्ठ आधार विन्यास, मतलब इसमें क्या करेंगे, जो तो आधार है ना इससे उभयनिष्ठ कर देंगे बीच में। देखो ये आधार है, ये इनपुट से भी जुड़ रहा है और आउटपुट दोनों से जुड़ रहा है। तो इस परिपथ में इनपुट को उत्सर्जक तथा आधार टर्मिनल के बीच में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाते हैं, देखो उत्सर्जक और ये आधार, इन दोनों के बीच में इनपुट सर्किट ये वाला लगेगा, तथा आउटपुट को संग्राहक तथा आधार टर्मिनल के बीच लगाया। आउटपुट है ये कहाँ पे, ये संग्राहक और ये आधार, इनके बीच में लगाया जाता है। इस तरह से आधार टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट के बीच में उभयनिष्ठ होता है। ये जो आधार है ये किधर होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में उभयनिष्ठ, और इस तरह के जोड़ को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहते हैं। एक उपयुक्त अभिनति ट्रांजिस्टर में 3 धाराएं रहती हैं, कौन सी, एक तो आई, दूसरी IC, तीसरी IB। आई क्या है, उत्सर्जक धारा, IB आधार धारा और IC क्या है, संग्राहक धारा। अब इसमें क्या होता है, I यदि 100% है तो IB उसका 2% होगी और IC 98%, मतलब जैसे I 100 एम्पियर है तो ये 2 एम्पियर होगी और ये कितनी 98 एम्पियर, मतलब जो IB होगी वो नगण्य होगी, न के बराबर होगी। इसमें जो अब इसमें देखने पर ध्यान से क्या पता चल रहा है कि जो अपने इसमें अंदर आ तो धारा रही है I और बाहर कौन जा रही है, IC और IB। तो अपने 6th लेसन में है किरचॉफ के नियम, जो धारा के नियम है वो क्या होता है, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती है, बराबर रहती है किसी बिंदु पर। तो आने वाली धारा I है और जाने वाली IC और IB है, तो I बराबर क्या होगा, IC प्लस IB। अब जो बेनिस्ट आधार विन्यास है इसमें उत्सर्जक धारा का बहुत कम भाग, जो अपने अभी देखा है 2% ही आधार धारा के रूप में तथा बहुत अधिक भाग 98% संग्राहक धारा के रूप में प्राप्त होता है। PNP ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा परिमाण का मान बेनिस्ट आधार की दिशा में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे I बराबर के IB प्लस IC, संग्राहक तथा उत्सर्जक धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहते हैं। संग्राहक और उत्सर्जक है, इनकी धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। जैसे इसमें निर्गत ऐसे भी कह सकते हैं, निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। तो यहाँ पे निर्गत धारा क्या है, आउटपुट करंट IC और इनपुट करंट क्या IB I, तो IC बटा I क्या होगा, यहाँ पे धारा लाभ होगा, करंट गेन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो धारा लाभ होगा वो क्या होगा, अल्फा, वो क्या होगा IC बटा I। तो यहाँ से यदि IC को यहीं पे रहने दें और I को इधर ले जाएं तो IC बराबर क्या होगा, अल्फा IE। अब अपने बढ़ा था I बराबर क्या, IB प्लस IC, और यदि अपने ये जो IC है इसे इधर ले चलें तो क्या हो जाएगा, IB बराबर I माइनस IC। IC का भी मान देखा अल्फा I, यहाँ पे IC की जगह अल्फा I रखेंगे
ये आ गया आई माइनस अल्फा आई। अब यहाँ से आई कॉमन आ गया तो आई भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा आई के। ये आ गया अपने आई बी और आई के मध्य संबंध। पहला तो अपने हो गया उभयनिष्ठ आधार विन्यास। अब है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। तो उभयनिष्ठ आधार में तो आधार को कॉमन कर रहे थे, अब इसमें किसको कॉमन करेंगे, किसे यहाँ पे बीच में रखेंगे, उत्सर्जक को, आधार को। ये गलत लिख रखा है, आई बी आई ई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें किसे कॉमन रखेंगे, उत्सर्जक को। उत्सर्जक को कॉमन रखेंगे तो देखो आई तो अंदर की ओर होगा, इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो आई सी और आई बी किधर होंगे, बाहर की ओर। ये सिंबल इसे दिखा रहा है। अब बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कि अपने निवेशी संधि को अगर वाइस में करना है तो ये कौन सा एन है, एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। अगर मैं निर्गत संधि को पक्ष वाइस में करना है तो ये देखो पी है तो पी को किससे जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव से, जब पक्ष वाइस में करना है निर्गत को। तो इनमें इनपुट सिग्नल आधार तथा उत्सर्जक के बीच में लगाया जाता है। देखो इनपुट सिग्नल कहाँ पे लगाएंगे, आधार और उत्सर्जक के बीच में। आउटपुट सिग्नल कहाँ पे, उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य, तथा आउटपुट सिग्नल संग्राहक तथा उत्सर्जक के बीच में लगाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, आई देखो अंदर आ रहा है, आई बी और आई सी बाहर जा रहे हैं तो आई बराबर आई बी प्लस आई सी। और इसके लिए धारा लाभ क्या होगा, निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। निर्गत धारा आई सी, निवेशी क्या है आई बी। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो बीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे आई सी अपॉन में आई बी। या फिर इसे अपने लिख सकते हैं आई सी बराबर है बीटा आई बी। अब यहाँ पे जो बीटा का मान है 100 या उससे अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि आई सी का मान तो अपने मिली एम्पेयर में लेते हैं और आई बी का मान किस में लेते हैं, माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है। इसी कारण जो बीटा का मान 100 या उससे अधिक होता है। अब अल्फा और बीटा के मध्य जो संबंध है वो देखना है। तो अल्फा और बीटा के मध्य संबंध क्या होगा, देखो जैसे अपने अल्फा बराबर क्या था, आई सी अपॉन आई, बीटा आई सी अपॉन आई बी। यदि बीटा में अल्फा का डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो अपने बीटा में अल्फा का डिवाइड करेंगे तो आई सी से आई सी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने क्या बचेगा, बीटा अपॉन अल्फा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो बीटा की बीटा अपॉन में अल्फा इक्वल टू आई अपॉन में आई बी। यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या निकाली थी, बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई आई बी, और आई बी यहाँ पे है, आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा अपॉन अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा जो क्या है, बीटा प्लस 1। अब ये जो 1 है इसे इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा माइनस 1 बराबर क्या रहेगा, नहीं बीटा को इधर ले जाए तो बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 रह जाएगा। यहाँ से बीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बराबर 1। ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी अपने, बीटा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बराबर 1। अब देखो ये आ गई अपने यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बीटा एलसीएम लिया तो क्या आया, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बराबर 1। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये बीटा अल्फा इधर ऊपर चला जाएगा तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये बीटा और अल्फा के मध्य संबंध आ गया। इसी तरह से अपने यदि अल्फा को इधर ले जाएंगे तो बीटा के रूप में जो अपने अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 मिलेगी। ये तो उभयनिष्ठ आधार और संग्राहक की जो वो अपने धारा लाभ थे उनके मध्य संबंध था। अब तीसरा पॉइंट है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। इसमें क्या करेंगे, जो संग्राहक है उसे उभयनिष्ठ कर देंगे, संग्राहक को उभयनिष्ठ करेंगे और निवेशी सर्किट यहाँ पे किसके मध्य होगा, आधार और संग्राहक के मध्य, और निर्गत सर्किट किसके बीच में होगा, संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य। तो इन पे इनमें इनपुट सिग्नल आधार तथा संग्राहक टर्मिनल के बीच में लगाया जाता है तथा आउटपुट सिग्नल उत्सर्जक तथा संग्राहक के बीच में लगाया जाता है। इस परिपथ में जो धारा लाभ होगा वो कौन सा होगा, गामा। तो गामा क्या बराबर होगा, निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। निर्गत धारा आई और निवेशी धारा आई बी। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ यदि आई सी से
आपने क्या करें, आई सी से मल्टीप्लाई और आई सी से डिवाइड करें तो आई अपॉन में आई सी एक बन जाएगा और एक आई सी अपॉन में आई बी। आई अपॉन आई सी क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल्फा। आई सी अपॉन आई बी क्या होगा, बीटा। तो गामा बराबर क्या आ जाएगा अपने, बीटा अपॉन एल्फा। तो ट्रांजिस्टर में ये तीनों, ये गामा, बीटा और अल्फा के मध्य संबंध आ गया। अब तीनों धाराओं के बीच में संबंध देखना है तो आई बी और आई सी का अनुपात देखेंगे तो आई, वैसे आई बी की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एल्फा आई, और जो आई सी की वैल्यू क्या थी एल्फा आई। तो आई से आई कट जाएगा तो रेशो क्या है इनका 1 माइनस एल्फा और एल्फा, ये इनका क्या आया, अनुपात है। अब उबेनिष्ठ संग्राहक विन्यास है, इसमें जो तीनों में संबंध आ गया। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका जो आधार विन्यास में परिपथ आरेख बनेगा, मतलब इसमें जो अपने ग्राफ वगैरह बनाने हैं उसके लिए जो परिपथ आरेख बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह बनेगा। मतलब अपने निवेशी ग्राफ बनाना है तो निवेशी धारा मापने के लिए मिलीमीटर लगाया, धारा वोल्टा मापने के लिए वोल्टमीटर, निर्गत धारा मापने के लिए मीटर और निर्गत वोल्टा मापने के लिए वोल्टमीटर। अब यहाँ पे जो ये वोल्टा है किसके बीच की है, ई और बी के मध्य की, तो वोल्टा क्या होगी, वी ई बी। यहाँ पे जो धारा है वो किसके मध्य की है, सी और बी के मध्य की, तो कौन सी है, वोल्टा यहाँ पे वी सी बी होगी, वी सी बी वोल्टेज होगी। अब यहाँ पे उबेनिष्ठ आधार है, ये वाला क्या है, उबेनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर। अब इसके लिए जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो देखते हैं अपने पहले। अब ट्रांजिस्टर में जो ग्राफ बनते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र क्या होंगे, ट्रांजिस्टर के जो निवेशी वोल्टा और धारा के मध्य बनेंगे या फिर निर्गत वोल्टा और निर्गत धारा के मध्य। तो ट्रांजिस्टर के निवेशी धारा और वोल्टा या निर्गत धारा और वोल्टा के मध्य ग्राफ बने क्या कहलाएंगे, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अब ये जो ग्राफ बनते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाने तो कोई चीज़ निर्गत में नियत रखनी पड़ेगी, तो क्या होगी, निर्गत में नियत रख सकते हैं वोल्टा। तो जब अपने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाने तो वोल्टा वी सी भी नियत रखनी पड़ेगी निर्गत, और जब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाने हैं तो निवेशी धारा आई को क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या होंगे, निर्गत वोल्टा वी सी बी के नियत मान पर निवेशी धारा आई के विभिन्न मानों के सापेक्ष निवेशी वोल्टा वी बी के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं और इनके मध्य बने ग्राफ क्या कहलाते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और वैसे ही निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाने तो नियत निवेशी धारा आई पर निर्गत वोल्टा वी सी के विभिन्न मानों के सापेक्ष निर्गत धारा आई सी के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं और इनके मध्य बने ग्राफ क्या कहलाते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस तरह बनेंगे, इस तरह से प्राप्त होंगे, ये याद रखना है, अपने पहले पढ़ चुके हैं सारा कैसे ग्राफ बने थे। इस तरह से अपने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त हुए थे। निवेशी में देखो वी सी बी निर्गत वोल्टा नियत है और किसके मध्य बन रहे हैं, निवेशी धारा और निवेशी वोल्टा, निवेशी धारा आई, निवेशी वोल्टा वी ई बी, और इसमें निर्गत वोल्टा के नियत मान देखो बढ़ा रहे हैं तो ये जो ग्राफ भी क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखो इस वक्र को प्राप्त करने के लिए आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने पर इनपुट वोल्टेज वी को परिवर्तित करके इनपुट वोल्टेज वी तथा इनपुट धारा आई के बीच वक्र प्राप्त करते हैं। इस वक्र में जब इनपुट वोल्टेज का मान ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज से अधिक होता है तो इनपुट वोल्टेज के साथ इनपुट धारा का मान भी बढ़ता है, मतलब कट इन वोल्टेज वी भी, इससे वोल्टा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो वोल्टा के साथ धारा का मान भी बढ़ेगा। अब इसके जो आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र हैं, मतलब विशिष्ट गुण, वो कैसे बनते हैं, इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखो निवेशी धारा आई बढ़ाएंगे तो जो ग्राफ है थोड़े ऊपर बढ़ेंगे, मतलब निर्गत धारा आई सी का मान भी बढ़ेगा। अब ये ग्राफ कैसे बनेंगे कि निवेशी धारा आई के मान को नियत रख के निर्गत वोल्टा वी सी बी के विभिन्न मानों के सापेक्ष आई सी के मान ज्ञात करते हैं और इनके मध्य क्या मने ग्राफ क्या कहलाते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब इसमें तीन क्षेत्र होते हैं, एक तो 0 वोल्ट से पहले वाला क्षेत्र जिसे कहते हैं सैचुरेशन क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, सैचुरेशन क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, 0 वोल्ट के बाद में, और आई ई जो निवेशी जा रहा है आई सी, इससे 0 वाले मान से ऊपर वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं एक्टिव क्षेत्र।
और कट ऑफ क्षेत्र क्या होगा, आई का जो मान 0 है उससे नीचे वाला ये वाला भाग, और वोल्टा वी सी बी 0 है, इससे इधर वाला ये वाला भाग क्या कहलाता है, कट ऑफ क्षेत्र। तो एक्टिव क्षेत्र क्या होगा, इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनति तथा संग्राहक आधार संधि उत्क्रम अभिनति में होती है। मतलब निवेशी और निर्गत सर्किट इसमें क्या होंगे, निवेशी तो अग्रवायस में और निर्गत पश्चवायस में होता है। इस क्षेत्र में आउटपुट धारा IC का मान आउटपुट वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। मतलब आउटपुट धारा IC है, इसका मान आउटपुट वोल्टेज VCV पर निर्भर नहीं करता। इसमें आउटपुट धारा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। वो कौन सी है, IC बराबर क्या होगी, इसमें IC बराबर होगी अल्फा IE प्लस ICBO। ये क्या है, ट्रांजिस्टर के इस क्षेत्र का उपयोग ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में करने के लिए होता है। मतलब जो एक्टिव क्षेत्र है इसका उपयोग किस में करते हैं, अपने प्रवर्धक के रूप में उपयोग करने में करते हैं। अब जो सैचुरेशन क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, तो सैचुरेशन क्षेत्र क्या होगा कि इस क्षेत्र में उत्सर्जक तथा संग्राहक दोनों संधि अग्र अभिनति में होते हैं। यह क्षेत्र VCB 0 वोल्ट ऑर्डिनेट के बाईं ओर, जो 0 वोल्ट है उसके बाईं ओर, तथा IC 0 मिली एम्पियर के ऊपर दिखाया गया है। मतलब जो VCB 0 वोल्ट है इसके बाईं ओर है और IC 0 मिली एम्पियर है इसके ऊपर की ओर। जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सैचुरेशन क्षेत्र। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब VCB बराबर 0 है और IC का मान 0 नहीं होता, क्योंकि आवेश वाहकों को जब VCB बराबर 0 देते हैं तो भी एक वोल्टेज विभव प्राचीर के कारण प्राप्त होता है। मतलब अपने यदि आउटपुट वोल्टेज 0 हो तब भी निवेशी धारा तो आ रही है, इसके कारण निर्गत धारा कुछ ना कुछ प्राप्त होगी। तो IC को शून्य करने के लिए संग्राहक संधि पर एक अलग अल्प अग्र अभिनति वोल्टेज लगाते हैं। मतलब विपरीत वोल्टेज लगा देते हैं IC को शून्य करने के लिए। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपने सैचुरेशन क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होगा, उत्सर्जक तथा संग्राहक दोनों संधि पर अग्र अभिनति लगता है। मतलब निवेशी संधि पर भी अग्र हो जाएगा और निर्गत पर भी अग्र। कैसे, अब यदि अपने यहाँ पे जैसे ये था, यहाँ पे ग्राफ में देखें, वोल्टता 0 करनी, देखो IC का मान 0 करना है तो वोल्टेज को विपरीत करना पड़ेगा, अपोजिट मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं अपने, जो ये सर्किट है ना, इसमें जो बैटरी है यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल कर देंगे और ये पॉजिटिव, जिसके कारण यहाँ पे देखो N है तो N नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये भी अग्रवाइस में हो जाएगा और ये भी सर्किट क्या हो जाएगा, अग्रवाइस में हो जाएगा। तो ये क्षेत्र क्या था, सैचुरेशन क्षेत्र। अब कट ऑफ क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सा है, 0 वोल्ट के दाईं ओर और I0, जब I का मान 0 उसके नीचे वाला क्षेत्र कट ऑफ क्षेत्र होगा। तो कट ऑफ क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र में उत्सर्जक तथा संग्राहक दोनों उत्क्रम अभिनति में होंगे। मतलब दोनों का मान देखो 0 है तो दोनों क्या उत्क्रम अभिनति। चित्र में यह VCB बराबर 0 वोल्ट के दाईं ओर ऑर्डिनेट तथा I बराबर 0 मिली एम्पियर वक्र के नीचे दिखाया गया है। इस क्षेत्र का उपयोग जब ट्रांजिस्टर के एक स्विच की भांति उपयोग किया जाता है तो ये क्षेत्र ट्रांजिस्टर के स्विच के ऑफ स्टेट को प्रदर्शित करता है। तो NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार तो अपने वक्र देख लिए, अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के वक्र देखेंगे। तो ये जब अपने उत्सर्जक को उभयनिष्ठ कर दिया तो वो धारा को मापने के लिए क्या लगाएंगे, आधार धारा कम है तो माइक्रो एम्पियर लगाएंगे। वोल्टा देखो B और C, ये V ये E है, B और E के मध्य माप रहे हैं तो वोल्टा कौन सी होगी, VBE। और जो यहाँ पे निर्गत धारा है वो ज़्यादा होगी तो उसे मापने के लिए मिली एमीटर का प्रयोग करेंगे। ये कहाँ पे है, संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य है तो VCE होगी वोल्टा, निर्गत वोल्टा। अब इसमें जो निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं वो इस तरह प्राप्त होते हैं। तो निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र इसमें कैसे बनेंगे, जब निर्गत वोल्टा VCE को नियत रखेंगे और निवेशी धारा IB और निवेशी वोल्टा VBE के मध्य जो ग्राफ बनाएंगे वो कौन से होंगे, निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएंगे। इसमें देखो VC का मान बढ़ाएंगे
तो आई बी का मान क्या होगा, कम होगा। देखो ग्राफ नीचे की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे देखने पर देखे वी सी 0 है तो ये ग्राफ ऊपर वाला है, 1 किया तो नीचे ग्राफ हो गया, और 2 किया तो और नीचे हो गया ग्राफ। मतलब जैसे ही अपने निर्गत वोल्टता वी सी का मान बढ़ाएंगे तो निवेशित धारा आई बी के मान में क्या होगी, कमी प्राप्त होगी। अब आउटपुट विशिष्ट गुण वक्र, मतलब जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व है, आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र, वो इस तरह से प्राप्त होंगे। इसमें भी क्या होगा, एक सैचुरेशन क्षेत्र होगा, एक एक्टिव क्षेत्र और एक कट ऑफ क्षेत्र। एक्टिव क्षेत्र कौन सा होगा, 0 माइक्रो एम्पियर के ऊपर वाला, और आईसी की वैल्यू 0 ऐसे ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा होगा, मतलब वीसी 0 वोल्ट के दाईं ओर, और जो आई बी यहाँ पे 0 माइक्रो एम्पीयर है, इसके ऊपर वाला क्षेत्र एक्टिव क्षेत्र। और जब आई बी 0 है और वी सी ई 0 है, इसके नीचे वाला क्षेत्र कौन सा होगा, कट ऑफ क्षेत्र। और सैचुरेशन क्षेत्र कौन सा होगा, वी सी की वैल्यू 0 के बाईं ओर वाला क्षेत्र कौन सा होगा, सैचुरेशन क्षेत्र। और इसमें देखो आई बी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ी हुई प्राप्त होगी। अब ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इसमें निवेशित संधि में जो सिग्नल आएंगे कम मान के, और निर्गत संधि में जो सिग्नल मिलेंगे अधिक मान के। बाकी अपने सारा इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये इसका परिपथ चित्र है, याद है आपको। देखो निवेशित सिग्नल ऐसे आ रहे हैं और निर्गत सिग्नल क्या मिलेंगे, इसके अपोजिट मिलेंगे और बड़े हुए मान के मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसमें निवेशित धारा तो इधर जा रही है और जो निर्गत धारा है वो आई सी किधर है, इस ओर है, इस दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो ग्राफ मिलेंगे ये क्या मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। यहाँ पे ये गलत बन रखा है, ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा इस तरह से आएगा, ठीक है। ये प्रवर्धक के रूप में इनका उपयोग, अब प्रवर्धक के रूप में उपयोग करेंगे तो इसमें जो लाभ मिलेंगे वो कौन कौन से हैं। एक तो देखें धारा लाभ, वो बीटा है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए क्या होगा, निर्गत धारा आईसी में परिवर्तन, निवेशित धारा आईबी में परिवर्तन क्या होगा, धारा लाभ। ये लगभग 100 से अधिक होगा। और जो वोल्टेज लाभ है ए भी होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे आई सी बटा आई बी गुणा आर एल बटा आर आई। आई सी बटा आई बी क्या होगा, बीटा, तो बीटा गुणा आर एल बटा आर आई। और जो इसमें शक्ति लाभ होगा वो क्या होगा, बीटा स्क्वायर गुणा आर एल अपॉन आर आई, मतलब धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ, आई गुणा धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ, ये क्या होगा, शक्ति लाभ का फॉर्मूला, मतलब बीटा स्क्वायर आर एल बटा आर आई। तो धारा लाभ इसमें बीटा डेल्टा आई सी अपन में डेल्टा आई बी, वोल्टेज लाभ बीटा गुणा आर एल बटा आर आई, और यहाँ पे शक्ति लाभ बीटा स्क्वायर आर एल बटा आर आई। और यदि उभयनिष्ठ आधार होगा तो उसमें धारा लाभ क्या होगा, अल्फा बराबर है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ये धारा लाभ आ गया। और जो वोल्टेज लाभ होगा वो क्या होगा, अल्फा गुणा आर एल अपॉन आर आई, ये आ गया वोल्टेज लाभ। और जो शक्ति लाभ होगा उसमें वो क्या होगा, ये बीटा स्क्वायर नहीं होगा, वो होगा उभयनिष्ठ आधार में अल्फा स्क्वायर गुणा आर एल अपॉन आर आई। ये है प्रवर्धक के लिए धारा लाभ, वोल्टता लाभ और शक्ति लाभ के फॉर्मूले। अब निष्कर्ष क्या निकला जो अपने ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। एक तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद में लगभग 98% इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों में ट्रायोड वालों की जगह ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। मतलब 98% जो अपने इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ थी उनमें ट्रायोड वालों की जगह ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर इस समय ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इसके हत्या की तरह उपयोग में होता है, मतलब इसके बगैर कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी। अतः ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वालों के स्थान पर इस समय प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर के अनेक उपयोग एवं लाभ हैं। आधुनिक विज्ञान, तकनीकी एवं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाली वस्तुएं यथा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पावर सप्लाई, मेमोरी इत्यादि, इन सभी युक्तियों में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। यानी ट्रांजिस्टर के प्रयोग के बिना ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी, ई क्लास मार्केटिंग, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग आदि असंभव है। धन्यवाद। आज अपने इतना किया, अब इसके बाद में अपने कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।